मंजुला राय, रामगुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको अपरदन और निक्षेपण द्वारा जो विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण क्या होता है, कैसे ये प्रक्रिया करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले अपरदन और निक्षेपण से क्या, अपक्षय किसे कहते हैं, अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है किसी भी स्थान से चीज़ को किसी परिवहन द्वारा, परिवहन का माध्यम जल हो सकता है, परिवहन का माध्यम हवा भी हो सकती है, समुद्री लहरें भी होती है। उस परिवहन द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और जहाँ पर जाके वो उस चीज़ को इकट्ठा करता है उसको हम निक्षेपण करते हैं और निक्षेपण के द्वारा नई आकृतियों का स्थल की विभिन्न नई आकृतियों का निर्माण होता है। तो अब सबसे पहले हम जैसे अपरदन में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो नदियाँ हैं। नदियाँ सबसे ज़्यादा अपरदन का कार्य करती हैं। जैसे नदियाँ, जैसे पहाड़ों में सबसे पहले बहता जल जिसे कहते हैं हम नदियाँ कहते हैं। नदियाँ पहाड़ों पर से निकलती हैं, पहाड़ों पर से जब निकलती हैं तो उनके पास उनको क्या कौन से कारक सहायक हैं अपरदन करने में। सबसे पहले तो उसका जो ढाल है, जो पहाड़ी एरियो में ढाल होता है, जल की पर्याप्त मात्रा है और उसकी वेग है। तो ढाल, जब मात्रा रहेगा और ढाल रहेगा तो वेग भी उसके अंदर, इन तीनों कारकों के माध्यम से वो अपरदन का कार्य करती हैं और यही कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। और जब वो मैदानी एरिया में चली जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में चली जाती हैं तो उनमें उनकी गति कम हो जाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हमें समतल भूमि मिलती है। तो वहाँ पर ये अपरदन का काम जो होता है वो निक्षेपण प्रक्रिया से वो करती हैं, वहाँ पर मलबा इकट्ठा करती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपरदन में जो हमारी नदियाँ हैं। सबसे पहले पहाड़ों से जब नदी निकलती है तो वहाँ पर वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, जैसे आप नदियाँ निकल रही हैं तो अपने वेग से जब निकलती हैं तो किनारे के एरिए को काटती हुई और समतल किनारे के एरिए को जो भाग क्षेत्र उसको काट के और गहरी और संकरी आकार की वो बन जाती हैं, जो हमारी वी आकार की घाटी होती है। वी आकार की घाटी हमारे गाज का निर्माण करती है। गाज जो वी आकार में होता है, गाज का मतलब क्या है कि जहाँ पर वी आकार के होते हुए भी लेकिन थोड़ा संकरी हो जाती है और गहरी हो जाती है, पतली गहरी संकरी आकार की जो होती है वो गाज का निर्माण करती है। और इसी गाज का विस्तृत रूप जो होता है वो कैनियन कहलाता है। गाज का उदाहरण जैसे हमारे भारत में हिमालय पर्वत पर सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और एक सतलज नदी, इनके गाज बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कैनियन है, कैनियन का उदाहरण है जैसे जो एक बात गाज जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाती हैं वी आकार की घाटियाँ, लेकिन और जब ये पठारी क्षेत्रों में जाती हैं तो वहाँ कैनियन का रूप धारण कर लेती हैं। तो उसी कारण से जो गाज का विस्तृत रूप होता है वही हमारा कैनियन का है। कैनियन का बहुत अच्छा उदाहरण है अमेरिका में कोलोराडो नदी के पास एक ग्रैंड कैनियन जो गाज कैनियन है वो वहाँ का महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे हमारी ये वी आकार की घाटी हुआ, वी आकार के बाद जैसे वो जलप्रपात, फिर जलप्रपात का जो निर्माण होता है, जलप्रपात यानी ऊपर से जब झरने टाइप का जो पानी गिरता है, तो जलप्रपात का निर्माण में कैसे होता है, जब हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में नदियाँ बह रही होती हैं और नदियाँ बहते बहते क्या होता है कि उसको मुलायम जब चट्टानें मिलती हैं तो उसको वो काट देती हैं और काट के उसको बाहर ले जाती हैं, और लेकिन वहीं पर जब कठोर चट्टानें होती हैं उसको वो नहीं काट पाती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसकी तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। इस कटाव के कारण ही कभी कभी कैसा होता है कि उसकी जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है, ऊंची और लंबी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, बहुत ऊंचाई से जब जल नीचे गिरता है, लंबवत मतलब सीधा वेग के साथ जब नीचे गिरता है तो वो एक झरने का रूप ले लेता है, जिसको हम जलप्रपात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए नदियाँ बह के आ रही हैं, जो मुलायम जो मिट्टी उसको तो अपने साथ बहा के ले जा रही हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें उसको वो नहीं बहा पाई, तो वो कठोर चट्टानें खड़ी रही
तो ऊपर जब वेग के साथ वो पानी गिर रहा है तो एक झरना नुमा बन जाता है वहाँ पर जलप्रपात, जिसमें भारत में जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जो विश्व का जो वेनेजुएला में है, जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला जो जगह है वहाँ पर एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में भी कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पहला जलप्रपात आपका मिलता है शेरावती नदी के ऊपर है जोग जलप्रपात है। कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है। नर्मदा नदी के ऊपर भी धुआंधार जलप्रपात है। और एक है कपिलधारा जलप्रपात। ये जलप्रपात भारत में भी प्रमुख है और विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो एंजल जलप्रपात माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि जब मैदानी एरियो में जब नदियाँ जाती हैं पहुंचती हैं तो वहाँ की जो धारा होती है वहाँ पर वेग कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई नहीं मिलती है, ढाल कम हो जाती। ढाल कम होने के नाते नदियाँ बलखलाती मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी विसर्प के आकार की बहने लग जाती हैं। तो इसी को हम विसर्प आकार का नदी का रूप जो होता है इसको हम विसर्प आकार की नदी कहते हैं। यही विसर्प आकार की नदी जब वेग पाती है, पानी इसमें होता है, तब फिर अचानक ये सीधी बहने लग जाती है। जब ये सीधी बहने लग जाती है तो अपने विसर्पों को छोड़ देती है, तब वो स्ट्रेट हो जाती है। तो जब विसर्पों को छोड़ देती है तो जो ये विसर्प गुंबद आकार का जो बना हुआ ये और ये इसी को यहीं पर वो अपने अपशिष्ट को शस्त्रों को छोड़ देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये झील का निर्माण करते हैं जिसको हम गोकुल झील कहते हैं। ये गोकुल झील इसको कहते हैं और विसर्प आकार की नदी को हम यहाँ ऐसे कहते हैं। विसर्प आकार की नदी के बाद संरचना आती है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान जो होता है जैसे कि जो चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें, मुलायम चट्टानें, ये क्रमबद्ध कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, क्रमबद्ध जहाँ चट्टानें होती हैं वहाँ पर भी वही स्थिति होती है। कठोर चट्टानों को जो पानी का वेग होता है नहीं काट पाता है, लेकिन जो चट्टानें मुलायम होती है उसको काट देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा कि एक सोपान संरचनात्मक, जैसे यहाँ मुलायम चट्टान को काट दिया, कठोर को नहीं काट पाया, मुलायम को काट दिया, कठोर को नहीं काट पाया, फिर कठोर को नहीं काट मुलायम को काट दिया। तो ये एक सोपान यानी सीढ़ी नुमा आकार दोनों तरफ से, दोनों घाटियों की नदी के दोनों किनारों की ओर बन जाता है। तो इसी को हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। संरचनात्मक सोपान के बाद बेटा जब मैदानी एरिया में हमारा नदी बहती है तो वहाँ पर जब बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में क्या होता है, नदी के पानी का वेग जलधारा बढ़ जाती है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है जल की। तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, नदी का जल इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब बाढ़ चली जाती है तब जहाँ पर वो बाढ़ का पानी गया होता है, जिन क्षेत्रों में नदी के किनारे जो स्थित क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर अपनी जो अपशिष्ट होते हैं उसको वहीं वो छोड़ जाती है, बालू मिट्टी सब छूट के चला जाता है। तो जब पानी कम होता है नदी का तो उसके किनारे के एरिए में हमको दिखता है कि वहाँ पर लहरदार मिट्टी का वो बना हुआ है, बालू मिट्टी पड़ी हुई है। तो वही मिट्टी जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। उसी मिट्टी के मैदान को हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत का जो मैदान है गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों से जो बनता है वही हमारी जलोढ़ का मैदान है, जो हमारा जो बाढ़ के मैदान से निर्मित होता है। उसके बाद आता है हमारा बेटा बाढ़ के मैदान के बाद हमारा डेल्टा कब आता है? डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, अपने स्थल भाग से होते हुए अब उसको समुद्र में मिलना होता है तो उसकी गति बिल्कुल मंद हो जाती है। तो जब गति मंद हो जाएगी तो उसके साथ जो मलबा या अपशिष्ट पदार्थ आए रहते हैं वो समुद्र में गिरने से पहले थोड़ा थोड़ा इधर उधर, जैसे ये नदी बहते हुए इधर आ रही है, आते आते क्या हुआ, अपने मलबे को कुछ यहाँ इकट्ठा कर दिया, कुछ यहाँ इकट्ठा कर दिया, यहाँ इकट्ठा किया, तो ये डेल्टा के आकार का ये बन जाता है और फिर इधर उधर इनके किनारों से होते हुए वो समुद्र में
मिल जाती है। यानी वी आकार की घाटी से बनाते हुए नदी फिर जलप्रपात है, विसर्ग का रूप धारण करती है, कहीं कहीं संरचनात्मक सोपान निर्माण कर देती है, फिर मैदानी इलाकों पर जाती है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, ऐसे विभिन्न आकृतियों को लेते हुए अंत में वो नदी क्या होती है, समुद्र में, यानी डेल्टा जो है उसका अंतिम रूप माना जाता है नदी के अपरदन का। और जो निक्षेपण, ये भी निक्षेपण प्रक्रिया है डेल्टा की, नदी का, और ये भी हमारा निक्षेपण, और जो बाढ़ है वो भी निक्षेपण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक जल अपरदन होता है बेटा भूमिगत जल से। जो भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है, वो वर्षा का जल या ऐसा जल जो भूमि के अंदर चला जाता है उसको हम कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। कभी कभी जो चट्टानें होती हैं जिसमें चूना पाया जाता है, उन चट्टानों में जब जल जाता है तो रासायनिक अपक्षय के द्वारा वो क्या होता है, वहाँ पर घुल जाता है, घुल के अंदर ही अंदर पानी जल उसको दूर तक ले जाता है। तो वो वहाँ पर क्या बन जाता है, चट्टानों के अंदर आप देखते हैं पहाड़ों में गुफाएं जो निर्मित होती हैं या कंदरा मिलती है, वो इसी का वो हमारा यही चूना पत्थर की वजह से उसमें गुफाएं बन जाती हैं। फिर उसके अंदर जब गुफा बन जाती है, उस गुफा के अंदर कहीं कहीं काष्ठ स्थल भी मिलता है, जिसको हम काष्ठ स्थल कहते हैं। काष्ठ स्थल में क्या होता है, जैसे चूना पत्थर, चूना जो घुल के पहाड़ों से टपकता है अंदर गुफाओं में, तो वो ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर चौड़ा नीचे पतला हो के वहीं सूख जाता है। जो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर ही रहता है, उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और जो नीचे भी चौड़ा होके ऊपर तीखा हो जाता है उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। और जहाँ दोनों ऊपर नीचे जुड़ा होता है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, उसको हेलेक्टाइट कहते हैं। यानी कि स्टेलेक्टाइट, हेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये तीनों जहाँ पाया जाता है, जिन कंदराओं या गुफाओं में ये तीनों चीजें दिखती हैं, उस स्थान को काष्ठ स्थल कहते हैं। ये भूमिगत जल का ही, भूमिगत अपरदन, जो भूमिगत जल है उसके अपरदन का ही परिणाम है। तो ये हमारा काष्ठ क्या हुआ, स्टेलेक्टाइट, हेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का क्षेत्र हमारा स्कार्ट कहलाता है। उसके बाद हम आते हैं भूमिगत जल के बाद पवन के माध्यम से भी हमारा क्या होता है, अपरदन होता है। जैसे पवन में क्या होता है, जब हवा चलती है, जब जो हवा है, हवा के माध्यम से क्या होता है, हवा अपने साथ वो लेके जाती है, बालू को उड़ा के लेके जाती है, और चट्टानों से जाके ये टकरा के गिर जाता है। फिर चट्टान जहाँ पर उसको अवरोध मिल जाए तो वहीं पर वो गिर जाता है। और यही बालू के लगने से क्या होता है, धूल मिट्टी हवा के वेग से वो चट्टानें थोड़ा थोड़ा क्षरित होती जाती, उसमें क्षरण स्टार्ट हो जाता है, वही क्षरण बालू बन जाता है। और इसी तरह जब बालू हवा के साथ उड़ता है मरुस्थलीय प्रदेशों में, खासतौर से अपरदन जहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में ये हवा, जो जब बालू वाली हवा उड़ती है और कहीं रोधक चीज आ जाती है तो वहीं पर इकट्ठा हो जाती है, तो वो गुंबद के आकार का बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गुंबदनुमा छत्र, गुंबद के आकार का जो वो बन जाता है। फिर वही अगर जब गुंबद के आकार का बन जाता है तो बीच में क्या होता है, कभी पवन कुछ ऊंचाई पर चलेगी, केवल पूरा ऊपर तक नहीं। जैसे हमारा इतना बड़ा गुंबद बना है, इतना बड़ा गुंबद अगर बना है तो हवा केवल इतनी ऊंचाई पर, थोड़े से कुछ मीटर की ऊंचाई पर चलती है तो उस गुंबद को काटती है, तो नीचे से कट जाता है, एक पिलर के हिसाब से थोड़ा सा बचता है, और ऊपर का जो बालू का है वो हमारा ऐसे ही रह जाता है, तो उसको हम छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला में क्या, ये सिर्फ बालू का ही बना हुआ, दूर दूर तक जहाँ नीचे जमीन से थोड़ा ऊपर ही केवल वायु चलती है, और वो वायु ऊपर के जो बालू को नहीं लग पाती है, तो नीचे के बालू में कटाव होता है, तो छत्रक शिला जैसा ये बन जाता है। तो ये हमारा पवन के हिसाब से जो हमारा अपरदन होता है। उसके बाद हमारा हिमानी जो होती है, हिमानी से भी अपरदन होता है। हिमानी किसे कहते हैं, जो बर्फ का जो गतिशील रूप होता है उसको हम हिमानी या हिमंद कहते हैं, तो जो जिसको ग्लेशियर भी कहा जाता
जाता है उससे वो किसी नई आकृति का निर्माण नहीं करती है, लेकिन उसके जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वैसे ही हमारी नदी वी आकार की नदी बनी रहती है। तो वी आकार की नदी में ही जब वो बहुत जो बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के जो गोले होते हैं जब उस पर जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो यहाँ पर इसका कटाव करते हैं और ये हमारा इस टाइप का यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। तो ये जो काटते हैं, जो हमारे स्थल चट्टान को काट के इसके मलबे को यहीं पर इकट्ठा कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। इसको हिमोड़ कहते हैं जहाँ वो इकट्ठा करते हैं और नदी का जो किनारा हिस्सा होता है, जो ढालनुमा वी आकार का होता है, वो खड़ा लंबा किनारा बन जाता है यू आकार की घाटी में। तो यू आकार की घाटी वी आकार की घाटी में जब हिमनद आ जाता है, यानी हिमानी उसके अंदर उसके ऊपर से जब जाती है तो उसको काट छाट को उसके घर्षण से चट्टानें घिस के जो मलबा होता है उसके तलछट में इकट्ठा हो जाता है और यू आकार की लंबी खड़ेदार जो किनारा है उसका वो निर्माण करती है, जो यू आकार की नज़र आती है। उसके बाद आता है बेटा जैसे हिमानी से अपरदन हुआ, उसके बाद समुद्री लहरों से भी अपरदन होता है। समुद्री लहरें क्या होती हैं, समुद्र के जो समुद्र के किनारे जो चट्टानें होती हैं उस पर आके लड़ते हैं, उस पर आके टकराती हैं। जब टकराते हैं तो उसकी आती हैं और फिर टकरा के फिर वहाँ से वापस चली जाती है, जितना मलबा होता है उसको अपने साथ बहा ले जाती हैं और कहीं कहीं जाके वो कहीं थोड़ी दूर पर जाके उसको इकट्ठा कर देती हैं। वही हमारा पुलिन का निर्माण कर, जिसको हम बीच कहते हैं, जैसे समुद्री बीच का जो निर्माण होता है इसी लहरों की वजह से ही होता है। वो जहाँ पर आगे जाके उसके जो मलबे होते हैं उसको इकट्ठा करती जाती हैं, तो वो हमारे बीच का निर्माण होता है। जैसे हमारा भारत में बॉम्बे का जुहू बीच है और यहाँ पर कलकत्ता का हमारा मारियाना बीच है, तो ये बीच हमारा समुद्री लहरों की वजह से निर्माण होता है। उसके साथ साथ जब चट्टानों पर वो लड़ती हैं तो क्या होता है कि ऊपर की चट्टानों पर ना कोई प्रभाव ना पड़ के नीचे की चट्टानें कटती जाती हैं, धीरे धीरे वहाँ पर गैप आता जाता है, तो वहाँ भृगु का निर्माण करती हैं समुद्री लहरें। उसको हम क्लिफ कहते हैं इंग्लिश में, भृगु का निर्माण। भृगु में क्या होता है, ऊपर चट्टान होती है और नीचे गैप होता है, तो जिस गैप के कारण ही उसको क्लिफ कहते हैं या भृगु कहते हैं। तो वो भी समुद्री लहरों के कारण उसका प्रभाव होता है। तो बेटा आज हमने जो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा भू आकृतियों में जो विभिन्न आकार का निर्माण किया, अपरदन के माध्यम से वी आकार की घाटी का निर्माण किया, फिर जलप्रपात का निर्माण किया, विसर्प है, विसर्प जब लंबा सीधा हो जाता है तो उसके जो मोड़ होते हैं वहाँ पर गोकुल झील का निर्माण होता है, फिर संरचनात्मक सोपान का निर्माण करती है, फिर अंत में डेल्टा में मिलती है। ये भूमिगत जल का प्रभाव है जो हमारा कास्ट बनाता है, छत्रकशिला जो हमारे पवन के वेग से बनता है, और समुद्री और हिमंद से हिमंद से क्या होता है, हिमानी से क्या होता है कि हमारी यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, और हमारी समुद्री लहरों से क्या होता है, बीच यानी कि पुलिन का और हमारी भृगु यानी क्लिफ का निर्माण होता है। ये हमारी अपरदन के माध्यम से हमारे जल द्वारा, पवन द्वारा, हिमानियों द्वारा जो परिवर्तन होता है, जो भू आकृतियों का निर्माण होता है, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है।